नमस्कार आदरणीय अध्यक्ष जी, आज की इस वर्चुअल मीटिंग में मेरे साथ उपस्थित हमारे जनसेवक संघ के राज्य उपाध्यक्ष साथी रामश्रेष्ठ भाई जी, बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ के प्रदेश महासचिव हमारे छोटे भाई साथी सुशील कुमार चतुर्वेदी जी, आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े हुए तमाम जनसेवक संघ, किसान सलाहकार संघ के नेतृत्वकारी साथी, क्रांतिकारी साथियों, सबसे पहले मैं आप सबों का आज के इस बैठक में क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जिस परिवेश में हमारी यह बैठक हो रही है, यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई, कैसे हम सोए हुए साथियों को, यहाँ तक कि हमारे सेवानिवृत्त साथियों को भी मन में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए उद्वेलित होना पड़ा, इस परिघटना से आप लोग भली भांति अवगत हैं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से बिहार सरकार कृषि विभाग के अंतर्गत एक नवसृजित संवर्ग के द्वारा अपने आप को सर्वोपरि साबित करने और इसके लिए अन्य संगठन, खास करके बिहार राज्य जनसेवक संघ को नीचा दिखाने, अपमानित करने हेतु जो अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, निश्चित रूप से यह टिप्पणियां हमारे जनसेवक संघ जैसे क्रांतिकारी संगठन के लिए आपत्तिजनक था और हमने इस तमाम घटना चक्र पर विराम लगाने हेतु पुनः अपने साथियों के मंशा को भांपते हुए एक प्रतिवाद पत्र जारी किया। नतीजा आपको सामने है। तमाम वैसे साथी जो कल तक जनसेवक संघ को अपमानित करने, मध्यमा, फोकनिया, नॉन मैट्रिक, न जाने कौन कौन सी उपाधियां देकर अज्ञानतावश इस मामले को तुल देने का प्रयास कर रहे थे, हमने महसूस किया उनकी कारगुजारियों से, उनके वक्तव्यों से कहीं न कहीं जो जनसेवक संघ के द्वारा एक लंबी रेखा संघर्ष की खींची गई है, उसके सामने वे बौने साबित हो रहे हैं और इसी बहाने कम से कम वो चर्चा में आ जाएं। हालांकि क्योंकि यह तो एक सर्वसाधारण एक बच्चा भी समझता है जो कम से कम जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है सरकारी सेवा में, वो भी जानता है कि एक पदस्थापित संवर्ग जिसके संवर्गीय प्रोन्नति की रूपरेखा सुस्पष्ट ढंग से निर्धारित की गई है और उस रूपरेखा के तहत, उस संवर्गीय प्रोन्नति के खांचे के तहत लगातार उनकी प्रोन्नतियां हो रही हैं। सरकार, विभाग के न चाहते हुए भी जिस संगठन ने अपनी ताकत के बदौलत सरकार को अपनी प्रोन्नति के लिए बाध्य किया है, वैसे संगठन के प्रति कुछ बातें कह करके इनको कुछ हासिल हो जाए विभाग में, या विभाग इनके प्रति कुछ सॉफ्ट कॉर्नर अपना ले, हम समझते हैं कि यह साधारण सा कर्मी भी नहीं समझ सकता है। इसके पीछे इनकी मंशा एक ही रही होगी कि एक बड़ी रूपरेखा, बड़ी जो रेखा खींची गई है जनसेवकों के ऊपर, उन पर आक्षेप लगाई और चर्चा में आई। जो अभी चर्चा में आने का जो राजनीतिक हथकंडा है, राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ बयानबाजी देकर के जो चर्चाएं बटोरी जा रही है, तो हम ज़्यादा इस बिंदु पर न चलते हुए अपने संवर्ग के जो हित हैं
और संवर्गीय जो ताने बाने हमारे हैं, किस परिस्थिति में हमारे संगठन की उत्पन्न हुई थी, जनसेवक संवर्ग की नियुक्ति हुई थी, हमारे संवर्ग का संगठन की गौरवमयी इतिहास एवं अस्मिता पर जो आघात किया गया है, निश्चित रूप से यह नजरअंदाज करने योग्य नहीं है। इस भ्रामक दुर्भावनाग्रस्त बयानबाजी का प्रतिवाद जनसेवक संघ के द्वारा किया गया। इसके बाद की कार्रवाई से आप निश्चित रूप से अवगत हैं। आज कई ऐसे संवर्गीय संगठन जो जनसेवक संघ, यहाँ तक कि महासंघ गोपगुड़ को भी अप्रभावी और आउटडेटेड कहने से बाज नहीं आ रहे थे, और लेन देन चाटुकारिता से अपने आप को कहीं न कहीं स्थापित करने, अपनी नेतागिरी चमकाने के फिराक में थे। उन्हें भी संघीय शक्ति का एहसास हो गया है और सही मार्गदर्शन से एकजुट संघर्ष का मन बना रहे हैं। मैं उन साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उठा लो लोगों। साथियों, आज हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जनसेवक संघ के इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ हम जनसेवक शब्द की गरिमा, शाब्दिक अर्थ एवं इसमें निहित अपेक्षाओं को याद दिलाते हुए कहना चाहेंगे कि तत्कालीन आवश्यकता और परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए जो जनसेवकों की भर्ती के लिए, पूरे देश के उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर CDP एक्ट लाया गया था 1956 में। उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की जिक्र थी, उन लोगों के द्वारा यह महसूस किया गया था कि देश में दो तरह के जनसेवक होंगे। जब जनसेवकों की शब्द और जनसेवकों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, तो यह कहा गया नीति नियंताओं के द्वारा कि देश में दो तरह के जनसेवक होंगे। एक जनसेवक देश और राज्य की सत्ता का बागडोर संभालेगा और दूसरा जनसेवक कृषि सहित देश के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायत स्तर पर पदस्थापित होंगे तथा गांव-गांव, घर-घर जाकर आम जनता की समस्याओं को दूर करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहभागी बनकर समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को दूर करेंगे तथा फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का कार्य करेंगे, क्योंकि भारत गाँव का देश है और 80% जनता कृषि पर आधारित है। जनसेवक का पद इसी बहुआयामी उद्देश्यों के तहत कम्युनिटी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1956 के निम्न बुनियादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह महसूस किया गया कि द विलेज लेवल वर्कर्स डज नॉट वर्क एज ए स्पेशलिस्ट इन एन एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, but also is to be friend, philosopher and guide who helps the villagers live a pattern of new life। कहने का मतलब कि जनसेवक केवल कृषि विकास एवं ग्रामीण विकास तक ही सीमित नहीं रहेंगे, वे अपनी क्षमताओं की बदौलत अपने कारगुजारियों से देश के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देंगे। साथियों, जनसेवक की बहाली सर्वप्रथम जनसेवक सेवा शर्त भर्ती नियमावली 1958 के तहत की गई, जिसमें शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक साइंस के बाद 2 वर्ष का कृषि डिप्लोमा पढ़ाई और 6 माह का प्रसार प्रशिक्षण रखा रहा है। प्रशिक्षण के पश्चात
विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्तांक के आधार पर ही कृषि निदेशालय से जिला पदाधिकारियों को भेजे गए वरीयता सूची के आधार पर ही हमारी नियुक्ति होती रही है। इस नियमावली में उस समय की परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु कृषक परिवार के पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ आप गौर करेंगे, आपको भी कृषक परिवार से की पृष्ठभूमि से ही लाया गया है। मंशा यही है कि कृषक परिवार के अभ्यर्थी निश्चय ही खेती बाड़ी की जटिलताओं से अवगत होंगे और ये प्रशिक्षण प्राप्त कर ज़्यादा प्रभावी तरीके से इस पदीय अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेंगे। बाद में इस नियमावली को अवक्रमित करते हुए जनसेवक ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 1987 बनाया गया, जो अब तक प्रभावी है। इस नियमावली को भी जनसेवकों की तकनीकी प्रशिक्षण को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, बल्कि कृषि स्नातकों को भी जनसेवक पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। लेकिन शर्त यही रखा गया है कि उन्हें भी विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठना होगा। यदि वे इसमें अनुत्तीर्ण होते हैं तो कृषि स्नातकों को भी पुनः 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर नियमानुसार परीक्षा में उत्तीर्ण करना होगा। इस प्रकार जब कृषि डिप्लोमा एवं कृषि स्नातक दोनों तरह के जनसेवकों को एक ही परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद पूर्ण जनसेवक तथा संवर्गीय प्रोन्नति का लाभ मिल सकता है, तो फिर कृषि समन्वयक साथियों के बीच जो सुपरमेसी की भावना एवं कृषि डिप्लोमाधारियों को अयोग्य बताना वस्तुतः उनके अल्पज्ञान का ही गवाही देते हैं। साथियों, जनसेवक संघ द्वारा जब उनके अज्ञान का पर्दा हटाया गया, वस्तु स्थिति का ज्ञान कराया गया, कुछ साथियों द्वारा हमें यह बताने का काम किया जा रहा है कि हमारी जनसेवकों से कोई शिकायत नहीं है, हमारी लड़ाई तो बीएओ और किसान सलाहकारों के साथ है। हमने वैसे साथियों को स्पष्ट कर दिया है कि आप हमारे भूत और भविष्य को छेड़कर हमारे सोए हुए वर्तमान को जगा दिया है। और इस जनसेवक संघ हिरावल दस्ता का इतिहास रहा है कि जब जब हमारी अस्मिता मान सम्मान का सवाल खड़ा हुआ है, जनसेवक संघ ने हुंकार भरी है और सामने वाले को घुटने पर ला खड़ा किया है। साथियों, आज की इस बदली हुई परिस्थिति में किसान सलाहकार बड़ी उम्मीद और आशा भरी निगाह से हमारी ओर देख रहे हैं। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि कृषि निदेशालय द्वारा वर्ष 1975 में ही जनसेवक का नाम परिवर्तित कर कृषि परामर्शी किया गया है तथा 1978 में कृषि विभाग को तकनीकी घोषित कर दिया गया है। यहाँ कृषि परामर्शी एवं किसान सलाहकार को एक ही शब्द के 2 पर्यायवाची के रूप में लिया जाना चाहिए। आपको याद होगा, नई कृषि रोड मैप के बाद जब किसान सलाहकारों की नियुक्ति की जा रही थी, उस दौर में ही बिहार जनसेवक संघ की अपनी कार्यालय राजापुर पटना में चल रही बैठक में तत्कालीन महासचिव स्वनामधन्य कॉमरेड सुरेश प्रसाद सिंह के द्वारा भी इन सलाहकारों को अपने संघ में शामिल करने की जरूरत पर बल दिया गया था। बाद में जनसेवक संघ के 18वें राज्य सम्मेलन में इसे शामिल करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथियों, बिहार में कृषि विकास की क्षमता एवं इसे जीडीपी के मुख्य धारा में स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप बनाया गया है। पहला कृषि रोड मैप 2008 में स्पष्ट कहा गया है कि किसानों की आबादी एवं पंचायतों की संख्या के मद्देनज़र प्रत्येक पंचायत में एक कृषि प्रसार कार्यकर्ता को नियोजित किया जाएगा। इसी के तहत एसएमएस एवं किसान सलाहकार की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दूसरा कृषि रोड मैप में कहा गया कि जिसके कंडिका 6 में यह स्पष्ट है, कृषि विभागीय तथा न्यून स्तर पर कृषि विपणन तथा बाजार आसूचना के संग्रहण
तथा उपयोग के लिए पदों का सृजन किया जाएगा तथा पूर्णकालिक कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। विषय वस्तु विशेषज्ञ एसएमएस को बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा में शामिल करने हेतु नियमावली बनाई जाएगी। किसान सलाहकार को पारा कृषि कर्मी के रूप में प्रसार तंत्र का अहम भाग बनाया जाएगा। यहाँ शब्द है अहम भाग बनाया जाएगा प्रसार तंत्र का, गौर कीजिएगा। यहाँ किसान सलाहकार को पारा कृषि प्रसार कर्मी कहा गया है, जबकि आज इन्हें विभाग एवं कुछ प्रतिद्वंदी संगठनों द्वारा प्रगतिशील किसान कहा जा रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है सुनकर। आप मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के पदनाम से भली भांति अवगत हैं। मिलिट्री बाहरी खतरों से देश की हिफाजत करता है, तो पैरा मिलिट्री आंतरिक खतरों समस्याओं से जूझते हुए हमारी दैनिक जीवन को सुरक्षित, सरल और सुखमय बनाने में अपना अहम योगदान देते हैं। जिस तरह मिलिट्री और पैरामिलिट्री दोनों पद एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक उसी प्रकार कृषि रोड मैप में अंतर्निहित अवधारणा के अनुसार विषय वस्तु विशेषज्ञ, जो अब कृषि समन्वय के नाम से जाने जाते हैं, का काम कृषि विपणन तथा बाजार आसूचना के संग्रहण तथा उपयोग के साथ किसानों की आर्थिक उन्नति की ओर ले जाना है। जबकि किसान सलाहकार नवीन कृषि जानकारी और आधुनिक कृषि की मूल्यवान सलाह से कृषि पैदावार में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। वस्तुतः ये दोनों पद भी एक दूसरे के ही पूरक हैं तथा एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा हैं। जहाँ तक किसान सलाहकार को प्रगतिशील कृषक कहा जा रहा है, उसका जिक्र भी स्पष्ट तौर पर कृषि रोड मैप के कंडिका 6.3 में कहा गया है। कृषि रोड मैप के प्रसार खंड के कंडिका 6.3 में स्पष्ट है, कृषक पाठशाला के माध्यम से कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार किया जाएगा। प्रगतिशील किसानों को इस पाठशाला से जोड़ा जाएगा तथा यही पाठशाला में प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगे। यहाँ प्रगतिशील कृषक और किसान सलाहकार का जिक्र दो अलग अलग कंडिकाओं में, कंडिका 6.3 और कंडिका 6.1 में है। तो फिर विभाग द्वारा इन दोनों को एक साथ मिलाकर अपने आप में हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न कर दिया गया है। एक तरफ जहाँ किसान सलाहकार पैरा कृषि कर्मी की तरह कृषि प्रसार की तमाम जिम्मेवारियां सौंपी जा रही है, वहीं जब इनके वेतन एवं सेवा नियमितीकरण की बात आती है तो इन्हें प्रगतिशील किसान कहकर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है और इन्हें इनके काम के बदले न्यायोचित मजदूरी की नैसर्गिक न्याय से वंचित कर दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य की बात है, कृषि रोड मैप के प्रसार खंड के कंडिका 8 प्रसार खंड 6.1 में विषय वस्तु विशेषज्ञ किसान सलाहकार का जिक्र एक साथ ही किया गया है। स्पष्ट है, जिस प्रसार खंड के कंडिका 6.1 से कृषि समन्वय का पूर्व नाम विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में अंकित है, उसी के साथ किसान सलाहकारों का भी जिक्र है। जबकि कृषक पाठशाला का जिक्र प्रसार खंड के कंडिका 6.3 में है। विषय वस्तु विशेषज्ञ को सेवा कृषि समन्वय के रूप में नियमित कर दिया गया है, जबकि किसान सलाहकार का भविष्य अब भी अधर में लटका है। आज हमारा यह दायित्व बनता है कि हम कृषि विभाग की इस तकनीकी बातों को अवगत कराएं तथा किसान सलाहकारों के संघर्ष को मार्गदर्शित करें। साथियों, जो हमारी यह रिपोर्टिंग तैयार की गई है तथ्यों पर आधारित है और हमने और बहुत सारी बातों को संग्रहित किया है। चूँकि समय को देखते हुए एक सारगर्भित वक्तव्य की बात थी, तो मैंने ये अपनी रिपोर्टिंग में रखा है। साथियों, इस कार्रवाई में जहाँ तक किसान सलाहकारों को हम अपने संवर्ग में समाहित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। एग्जाम खत्म हो गया।